हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन हैं। अब इन 9 के 9 क्वेश्चंस को करने से पहले हम इनको समझेंगे भी और उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं, चलिए कैसे होंगे ये क्वेश्चंस। एक बार एक एक करके इन सब क्वेश्चंस को हम लोग करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। अब ये हमारे को केल्विन में दिया हुआ है और हमें किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो हम सभी जानते हैं कि सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के। तो हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट हमारे को क्या कर देना है, 293 केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे, यानी 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेल्सियस बन जाएगा। यानी अगर हम माइनस करते हैं 293 माइनस 273 तो क्या बन गया, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी तरह बी में 470 केल्विन में से अगर हम 273 माइनस कर दें तो 190 डिग्री सेल्सियस बचेगा। अब ये सेल्सियस में चेंज हो चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, इसमें हमारे को टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है। अब इसे हमें किस में चेंज करना है, केल्विन में। अब सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हुए हम क्या करते हैं, 273 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम 273 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 298 केल्विन। इस तरह बी वाले में 373 सेल्सियस, इसमें भी हम वही करेंगे, 273 प्लस कर देंगे तो कितना बन गया, 646 केल्विन। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है गिव रीजन का। तो सेकंड का ए पार्ट कह रहा है, थर्ड का सॉरी, नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो नेपथलीन बॉल्स होती है वो बिना सॉलिड को छोड़े हुए थोड़े समय के बाद अपने आप गायब हो जाती है। नेपथलीन बॉल्स क्या होती हैं इसके बारे में समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेपथलीन बॉल्स क्या होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में कीड़े वगैरह को मारने के लिए एक वाइट कलर की सफ़ेद रंग की एक गोली गोली सी गोलियां सी होती हैं, जिसे कपूर की गोली भी बोलते हैं। तो हम लोग वो डाल के रखते हैं कपड़े में बांध के और देखते हैं थोड़े समय के बाद वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। और आपने देखा होगा ओडोनिल, ओडोनिल भी इसका एग्जाम्पल है जो थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो नेपथलीन बहुत समझ में आ गया आपको। हमने पढ़ा था कि जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैस में, बिना किस में चेंज हुए, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में नहीं आता, उसमें सॉलिड डायरेक्ट किस स्टेट में चेंज होता है, गैस में। तो इसका आंसर है बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन दे डायरेक्टली चेंज इनटू वेप्योर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ओके, चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मतलब हम बहुत दूर से ही एक परफ्यूम की स्मेल को महसूस कर लेते हैं, सूंघ पाते हैं। ये क्यों हो पाता है, उसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे भी हमें एक प्रोसेस याद होना चाहिए जो गैस के अंदर होता है। गैस के अंदर कौन सा एक प्रोसेस चलता है, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा उसको एक बार इसके बारे में जान लेना चाहिए। डिफ्यूजन में क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें पता है काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं और काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। और जैसे ही वो खुले स्पेस में आते हैं वो एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफ्यूजन में क्या होता है, वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन। The perfumes contain solvent which carries pleasant smelling vapor. They diffuse quite fast and reach the person sitting several meters away. क्योंकि उसके अंदर जो परफ्यूम के अंदर एक सॉल्वेंट होता है ना बच्चों, वो एक बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है जो हम लोग सूंघते हैं तो जो हमें बहुत अच्छी लगती है। और उस सॉल्वेंट जो होता है वो इतनी तेज़ी से डिफ्यूज होता है, वो बहुत दूर तक दूसरे इंसान को सूंघ पाता है, वो इसको काफ़ी दूर तक उसकी स्मेल आ पाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, वो भी उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिकल्स के करेक्टर्स के बारे में। तो ये आपको क्या होता है, जिसमें आपके पार्टिकल्स के 3 करेक्टर होते हैं ना,
तो उसमें से थर्ड वाला करेक्टर यही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। किसमें सबसे ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें सबसे कम होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें पता है सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैसेस में तो बहुत कम होता है। तो इसका आंसर है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड फॉलोड बाय लिक्विड्स एंड द वीकेस्ट इन गैसेस। Oxygen is a gas, water is a liquid, solid is a crystalline solid. So the increasing order of force of attraction is oxygen सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, उससे ज़्यादा है वाटर का, और सबसे ही ज़्यादा होगा किसका, शुगर का, क्योंकि शुगर क्या है, एक सॉलिड है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। अब पानी को आपको पता है, ठंडा कर लो बर्फ़ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, गर्म कर दो भाप बन जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, गैस बन जाएगा, और लिक्विड स्टेट में जब रहेगा, जब वो 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में रहेगा। तो सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा, क्योंकि ये तो भाई 0 से 100 के बीच में है। अब 0 डिग्री सेल्सियस सेकंड है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा और कम होना चाहिए था, तभी जाके वो पूरा कंप्लीट सॉलिड बन पाएगा, या हल्का सा थोड़ा सा अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों ही हो सकता है केस। और अगला है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी दोनों ही केस हो सकते हैं। वो पानी बॉइलिंग तो हो ही रहा है, 100 डिग्री पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, तो वो लिक्विड भी हो सकता है, और थोड़ा सा 100 से हल्का सा ज़्यादा होगा तो वो इवापोरेट भी हो जाएगा, और वो गैसेस भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। यहाँ पे हम लोगों को इसके लिए भी रीजन लिखना है। तो क्या रीजन हो सकते हैं, इसके 2 रीजन क्या लिखने हैं हमें, देखते हैं चलिए। तो आपको पता होगा कि लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। और वाटर के अंदर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर भी जो होता है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। तो इसका आंसर है, वाटर हैज नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में हम उसे रखते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। तो इसका आंसर फर्स्ट रीजन तो यही हो जाएगा। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, आप वाटर को जैसे ही आप बाल्टी से गिराते हैं तो वो फैल जाता है, यानी इट कैन इजीली फ्लो। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ ये एक फ्लूइड है, रिजिड नहीं है। तो रिजिड नहीं है तो इसका मतलब ये सॉलिड तो हो नहीं सकता, ये तो लिक्विड ही है। इसलिए हमारे पास इसके 2 रीजन यही हैं। वाटर हैज नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। सेकंड है, वाटर कैन फ्लो इजीली, हैंस इट इज नॉट रिजिड बट अ फ्लूइड। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो लोहे की अलमारी होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, वो तो हमें पता ही है। लेकिन इसका रीजन क्या देंगे, हमें पता है सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी फिक्स शेप भी होती है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, और वो आसानी से फ्लो भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि रिजिड होता है। तो इसके दोनों आंसर यही हैं। एन अलमीरा, आयरन अलमीरा हैज अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकंड है, इट कैन नॉट फ्लो, हैंस इट इज रिजिड। तो आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब आपका कह रहा है कि जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, वो 273 केल्विन पे, जैसे सेल्सियस में हम 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है सेम टेम्परेचर वाटर के मुकाबले। जब वाटर भी सेम टेम्परेचर पे होगा और आइस भी सेम टेम्परेचर पे होगी, तो आइस ज़्यादा इफेक्टिव होगी कूलिंग में देन वाटर। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, वो पहले किस में चेंज होगी, लिक्विड में, यानी वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। लेकिन वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में तो कोई फिजिकल स्टेट चेंज ही नहीं होगी ना, वो तो ऑलरेडी उसी में वाटर में ही रहेगा, बस उसका टेम्परेचर धीरे धीरे और ज़्यादा राइज अप होते जाएगा। टेम्परेचर राइज अप होने से उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज अभी नहीं आना, जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है, कूलिंग टेक्स प्लेस when heat is removed from the system. In case of ice at 273 Kelvin, it will take latent heat from the medium to convert itself into water. यानी कि जो आपको पता है latent heat से आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट कर लेगी खुद को।
at a higher temperature. Thus, in case of ice at 273 Kelvin, there will be a change in physical state. Whereas in case of water, at 273 Kelvin, there will no change in physical state. Hence, lesser energy will be taken from the medium. Okay, thank you. चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट प्रोड्यूस मोर सॉल्वेंट्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? यानी कि जो उबलता हुआ पानी है, वैसे तो खौलता हुआ पानी जो होता है दिखने में काफ़ी खतरनाक लगता है, और हम लोग अगर सोचें तो हमें लगेगा कि जो उबलता हुआ पानी है वो ज़्यादा जलन देगा, जबकि एक स्टीम यानी भाप से. लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों. स्टीम्स कंटेन मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ आ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो स्टीम्स होता है उसके अंदर लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है रेदर देन बॉइलिंग वाटर. तो इसलिए कितनी ज़्यादा होती है? 25 मल्टीप्लाई बाई 105 जूल पर किलोग्राम. तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर. So when steams come with the contact of skin, it gives out 22.5 multiplied by 105 joule per kilogram. More heat than boiling water. So steam causes more severe burn. यानी कि आप जब भी देखेंगे स्टीम्स जो होती है, जैसे आपने देखा होगा कि खाना पक रहा होता है, उसके ऊपर अगर हम हाथ रखते हैं थोड़ी देर बाद हमारा हाथ जलने लगता है उसकी स्टीम से. और अगर उबलते हुए वाली पानी की बात करें तो उसमें भी हमारा हाथ जलता है. लेकिन सेवर्स के जो आपकी जो स्टीम्स होती है उसके अंदर लेटेंट हीट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए उसमें ज़्यादा हमें जलन महसूस होती है. तो हमारे इसका सही आंसर क्या है? हमें स्टीम से ज़्यादा बर्न होगा देन बॉइलिंग वाटर. आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा है.